जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ लिया था भारत यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट कर चुके थे। तो जनरल आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका सारा कंप्लीट हो गया। तो आपका केवल बच गया जो दक्षिण भारत के में नदी है, उसको केवल आप पढ़ना है। तो उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक हमारे साथ आप भारत को मैप बनाइए, नक्शा को बनाइए और साथ ध्यान रखिएगा कि जो उत्तरी पोर्शन यानी ऊपर जो भारत का माथा है उसको कम स्पेस में देने का बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो साउथ इंडिया है यानी कि जो निचला स्तर उसको ज्यादा बड़ा बनाइए, ताकि हम लोग को दक्षिण भारत की नदी पढ़ना है, दक्षिण का ज्यादा हम लोग स्पेस देंगे, इसलिए हम लोग क्लियर उसको समझ में पाएंगे। तो हमारे साथ बनाइएगा इंडिया का नक्शा। हमारे साथ इंडिया का बना लीजिए नक्शा। हम लोग दक्षिण भारत के जितना नदी है सभी को देखेंगे, राजस्थान, गुजरात और उधर में आपका झारखंड, उनके सब आज जितना भी नदी का सेक्शन है सब कंप्लीट कर देंगे। आपका नदी यहाँ से आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। नदी आपका चैप्टर है जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब ज्योग्राफी का हम लोग क्लास करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, तो हम लोग झील को देखेंगे, यानी नदी घाटी परियोजना देखेंगे, उसके बाद झील देखेंगे। तो आप सभी को पढ़ाने से पहले कुछ सूचना देते हैं, आपको समझ लीजिएगा। देखिएगा सूचना ये है कि आज से यानी आपका मंडे आज है, तो आज से रूटीन देखिए। हम लोग आपके सिलेबस के प्रति काफी जागरूक और सजग हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेबस कम से कम जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके डीपली क्लास के साथ। तो अगर एक क्लास में हम एक दिन में एक क्लास लेंगे तो आपका सिलेबस लगभग लंबा समय खिंचा सकता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने सोचा है कि आपका देखिए, आपका मंडे से लेकर यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक ये आपका टाइम कितना है, तो 9 AM सुबह 9 AM आपका हिस्ट्री होगा डेली। तो ये आपका क्या होगा, हिस्ट्री डेली होगा, यानी कि मंडे से टू सैटरडे यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर तक आपका 9 AM से क्या होगा, हिस्ट्री होगा। और संडे आपका बच गया, तो संडे का देख लीजिए। संडे का आपका डेली होगा बायोलॉजी, यानी हर एक संडे को संडे आपका बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी हम लोग भी आपका यानी कि अगले संडे से हम लोग स्टार्ट करें, कोशिश करेंगे कि जो सैटरडे है सैटरडे में बायोलॉजी लाने का प्रयास करेंगे। अगर हो जाएगा, मैनेजमेंट टाइम हो जाएगा, तो बायोलॉजी को भी सैटरडे और संडे को लाएंगे। लेकिन जनरली आपका जो सिस्टम होगा यानी कि टाइम टेबल, वो संडे का आपका डेली आपका क्या होगा, बायोलॉजी होगा। ये आपका सुबह का टाइमिंग है, यानी ये आपका 9 AM का टाइमिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये 9 AM सुबह होगा। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि शाम में भी एक बैच को चलाएं, ताकि अगर एक विषय अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो लंबा सेशन खिंचाएगा। तो इसी के लिए शाम में भी आपका एक लाए हैं, यानी 5 PM से, शाम में 5 PM से क्या होगा, देखिए मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार तक आपका पॉलिटी चलेगा, पॉलिटी। और थर्सडे हो गया तो आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये आपका 5 AM से क्या होगा, 5 PM से आपका हो जाएगा क्या, तो देख लीजिए ज्योग्राफी, यानी प्रत्येक दिन आपका 2 विषय होगा, ये ध्यान में रखिएगा। पहले हम लोग सुबह मिलेंगे, लाइव सेशन दोनों मिलेगा, यानी कि 9 AM से लाइव हम लोग सुबह होंगे। तो सोमवार से लेकर सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग हिस्ट्री के साथ सुबह मिलेंगे। और अगर संडे है तो संडे के दिन हम लोग बायोलॉजी के साथ मिलेंगे, यानी बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये आपका लगभग बायोलॉजी का एक घंटा क्लास होगा। बायोलॉजी भी आपका सेक्शन है, यानी 15-16 प्रश्न आपका बीपीएससी में आता ही है। तो इसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी समाप्त करेंगे, बायोलॉजी भी लेकर साथ चलेंगे, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा। यानी सुबह का टाइमिंग क्या रहेगा,
तो 9 बजे से रहेगा आपका, है ना, ये 9 बजे से लाइव हम लोग रहेंगे। और शाम का टाइमिंग क्या है, तो 5 PM से, यानी शाम 5 बजे से हम लोग लाइव चलेंगे। और सुबह का टाइमिंग देख लीजिए, तो आपका यही आपका रूटीन है, ये ध्यान रखिएगा आप, रेगुलर इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। हम लोगों ने सोचा कि सिलेबस अगर एक एक विषय अगर डेली पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने नया लगभग 4 विषय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यही मेन पोर्शन है ये, अगर आप 4 कंप्लीट हो गया तो बाकी सब तो आपका खेल हम लोग हंसी खेल में निकाल लेंगे सारा सिलेबस को। जैसे देख लीजिए फिजिक्स एक और साइंस में आपका फिजिक्स बच रहा जो लंबा है सिलेबस, बाकी आपका केमिस्ट्री छोटा ही है। उसके बाद देख लीजिए इकोनॉमिक्स छोटा ही है। हाँ, उसके बाद आपका देख लीजिए करंट अफेयर, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जब ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होएगा, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। और साथ ही जो आपका बच गया बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल का भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये सेक्शन बचेगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास जल्दी हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि 4 विषय को अगर लेकर हम लोग चलेंगे तो 4 विषय लगभग 2.5 से 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। आपका बायोलॉजी तो लगभग 1 से 1.5 महीना में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद साथ आपका रूटीन है, इसको आप लिख लीजिएगा और इसी से फॉलो कीजिएगा, है ना। और अगले अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा कि आपका रूटीन जो है अब रेगुलर टाइम टेबल फॉलो इसी को होगा। यानी सुबह 9 बजे से मिलेंगे हम लोग लाइव के साथ, और शाम में भी हम लोग मिलेंगे 5 बजे शाम के साथ। यानी कि 2 क्लास आपका होगा प्रत्येक दिन, एक घंटा हम लोग सुबह क्लास करेंगे और 1 घंटा शाम में, यानी 2 घंटा हम लोग अगर डेली एक सफिशियंट होगा। यानी कि हमारा जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये जो हम लोग टाइम टेबल है 2 घंटा, ये हमारे लिए सफिशियंट है। हाँ, लेकिन आप इसको रेगुलर और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना होगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दक्षिण भारत के नदी को स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण भारत में हम लोग स्टार्ट सबसे पहले करेंगे राजस्थान से। तो पता होगा कि राजस्थान में एक नदी है, आपका पर्वत है कौन, अरावली पर्वत। कौन पर्वत है, अरावली पर्वत। जाने से पहले जान लीजिए, यहाँ के जल को हम लोग क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। यहाँ के जल को हम लोग क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। यहाँ के जल को हम लोग क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। इधर होगा क्या आपका अरब सागर, ध्यान रखिएगा अरब सागर। इधर आपका क्या हो गया, तो बंगाल की खाड़ी। इधर आपका क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ कौन है, कच्छ की खाड़ी, और इसके यहाँ जो जल स्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। इधर आपका क्या है, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पता हो कि राजस्थान है, और राजस्थान में कौन पर्वत है, अरावली पर्वत। और इसी अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है इससे। और देखिए यहाँ कच्छ के खाड़ी में, यहाँ कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसका क्या नाम है, तो लूनी नदी। इसका क्या नाम है, लूनी। तो लूनी नदी के बारे में आप जान लीजिए। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है राजस्थान के अरावली पर्वत से। और कहाँ जाके गिरती है, तो कच्छ के खाड़ी में, कच्छ के रण है, यानी जो कच्छ का मैदान है उसी में विलीन हो जाती है। विलीन कैसे होगा, देखिए ऐसे मान लीजिए नदी के वो निकल रहा है, ये नदी निकल रहा है, और यहाँ आपको पता हो कि राजस्थान में मरुस्थल एरिया है। और ये पर्वत कहाँ से निकलती है, तो पहाड़ी एरिया से निकलती है, अरावली पर्वत से। तो जहां से निकलने का, चूंकि जब आप देखिएगा बालू के क्षेत्र में, जहां अगर अधिक बालू रहेगा वहां पानी का बहाव कीजिएगा तो पूरा फैलाव में नहीं जाता बालू, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पानी एंट्री करता, चूंकि इसका आपका मरुस्थल एरिया है तो गर्म ज्यादा ये गर्म रहता है, इसके कारण पानी मतलब इधर समुद्र में गिरने से पहले ही जो कच्छ का मैदान है उसी में इसका पानी हो जाता, मतलब विलीन कर सकते हैं, यानी लुप्त हो जाता है, यानी ये जमीन में सोख लेता है, मरुस्थल इस जल को सोख लेता है। यानी कि लूनी नदी का पानी कहाँ सोख लेता है, तो कच्छ के रण में, यानी कच्छ के मैदान में ये हो जाता है। अब देखिए लूनी नदी का जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है कि जो लूनी नदी को हम लोग राजस्थान की गंगा कहते हैं, लूनी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान की गंगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट देखिएगा, जो देखिए ये पहाड़ी कौन से निकल रहा है, तो अरावली पर्वत से निकल रहा है लूनी नदी। और कहाँ जा रहा है ये देखिए, तो आपको पता हो कि यहाँ से जब निकलेगा, यानी नदी कहाँ से, समुद्र से, यानी जब पहाड़ से निकलेगा तो वर्षा होगी, तो वर्षा होने का, वर्षा का पानी कैसा रहता है, मीठा रहता है। तो यहाँ से जब पानी निकलती है लूनी नदी का, तो प्रारंभ में यानी शुरुआती फेज में इसका लूनी नदी का पानी कैसा रहता है, तो पहाड़ से निकलेगा, यानी वर्षा का पानी से, तो इसका जल रहता है क्या रहता है, मीठा रहता है।
लेकिन जैसे ही मरुस्थल के संपर्क में आता है, लवण के संपर्क में आता है, तो इसका पानी कैसा हो जाता है, खरा हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी लिखवा देंगे हमको। तो आपका पहला नदी लुनी कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे, एक इसी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती नदी है यहाँ, और एक इसका नाम है साबरमती नदी। इसका नाम क्या है, साबरमती। साबरमती नदी के नाम सुन के आपको पता हो गया होगा इसका साबरमती आश्रम है, यानी गांधी से रिलेटेड आश्रम है। इसको ध्यान रखिएगा जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तब। तो साबरमती कहाँ से निकलती है, तो ये भी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है, तो खंभात के खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा, एक खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यहीं पर एक है शहर, इसी नदी किनारे एक शहर स्थित है। कौन सा, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। इसी शहर के इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका साबरमती भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक नदी है, देखिए ये आपको पता हो कि ये कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। और लुनी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको मध्य प्रदेश के है ना, विंध्य पर्वत से निकलती है। और देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल रही नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है और इस तरह से आकर इधर कहाँ गिर जाती है, तो ये भी खंभात के खाई में गिर जाती है। इसका हम लोग नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है माही। देखिए माही नदी यहाँ से जब मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और कहाँ यानी कहाँ जाती है, तो इधर क्यों जाती है और पुनः ये कहाँ खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ध्यान में, तो मध्य के जब माही नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है, तो किधर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर। और फिर देखिए दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिएगा, एक बार जाने के समय कर्क रेखा को काट रही है, यानी पार कर रही है, और एक बार लौटने के समय यानी कर्क रेखा को काट रही है। तो कर्क रेखा को कितने बार काट रही है, 2 बार काट रही है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसी नदी किनारे, माही नदी किनारे एक मेला लगता है, वानेश्वर का मेला। क्या लगता है, वानेश्वर का मेला, जो आदिवासियों का प्रमुख यानी सबसे बड़ा पर्व है। इसी को आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वानेश्वर का मेला कहाँ लगता है, तो माही नदी किनारे। बानेश्वर का मेला की क्या है, तो बानेश्वर का मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, और इसी को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो 3 नदी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पहला लुनी, साबरमती और माही। अब हम लोग देखेंगे एक नदी निकलती है यहाँ से, आपका नर्मदा एक है, एक आपका नदी है कौन, नर्मदा, और एक इसी के समानांतर है ताप्ती। ये 2 नदी है, नर्मदा और ताप्ती का हम लोग एक साथ देखेंगे। तो यानी कि नर्मदा देखिएगा, नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा, तो नर्मदा निकलती है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं। देखिए मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक का पहाड़ी कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन, नर्मदा ही है, नर्मदा। ये क्या है, नर्मदा। और ये है कौन, ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो आपका छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंभात के अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर में दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये सब नदी देख रहे हैं, सब कहाँ गिरे, नदी अरब सागर में। यानी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी। और नर्मदा देखी नदी, ये आपका कौन पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत। इधर सतपुड़ा है और इधर आपका कौन है, तो आपका विंध्य पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के जो भ्रंश घाटी है, वो भ्रंश घाटी से होकर यानी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होता है, ये नर्मदा नदी। अब हम लोग देखेंगे ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। पहला जीएस। दूसरा जीएस इसके लिए है कि ये भी एक देखिए, ये भ्रंश घाटी से लेकर नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी से नदी जो ताप्ती है, ये भ्रंश घाटी से समानांतर किसके समानांतर बहती है, प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी के। दूसरा जीएस। तीसरा जीएस इसके लिए ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ताप्ती नदी पढ़ रहे हैं। तो ताप्ती नदी दक्षिण भारत का सबसे ताप्ती नदी दक्षिण भारत का सबसे दूसरी लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये दोनों अरब सागर में गिरती है। आपका कंप्लीट हो गया, कुल 5 यूनिट आपका 5 नदी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से, देखिए एक महानदी निकलती है, एक यहाँ महानदी है और एक है एक यहाँ से गोदावरी है
और एक यहाँ से और निकलती है कृष्णा, और एक यहाँ से निकलती है कावेरी, और एक यहाँ से निकलती है वेगाई। ये पूरा 5 सेक्शन हम लोग नदी को देखेंगे। तो पहला ये कौन हो गया? महानदी। ये कौन नदी है? महानदी। देखिए महानदी कहां से निकलती है? महानदी हो गया, इसको भी लिख लेते हैं गोदावरी। गोदावरी, ये हो गया कृष्णा, ये हो गया कावेरी, ये हो गया वेगाई। ये कौन नदी हो गया? वेगाई। तो देखिए ये महानदी है। महानदी देखिए कहाँ गिर रहा है? उड़ीसा। इधर आपका कौन है? बंगाल के खाड़ी है ना। तो ध्यान रखिएगा कि महानदी है, और महानदी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये कंप्लीट करेंगे महानदी को, और महानदी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग 5 नदी कुल कंप्लीट कर ले। महानदी का हम लोग देखेंगे। तो महानदी छत्तीसगढ़ के कहाँ से निकलती है? तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है। देखिए छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ कहाँ से? सिहावा से। और छत्तीसगढ़ का सिहावा से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्या करती है? बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और इस दोनों का एक इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए, आपका ये छूट रहा था। नर्मदा नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और अरब सागर में डेल्टा का बदले किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। एस्चुरी क्या है देखिए, क्या आपको समझना है? एस्चुरी यानी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। जो ये दोनों नदी देख रहे हैं, ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा के बदले क्या करती है? ये डेल्टा है, डेल्टा के बदले क्या निर्माण करती है? एस्चुरी। तो आपको प्रश्न आ रहा हो कि मन में कि एस्चुरी क्या है सर? तो देखिए एस्चुरी क्या है। जैसे आपको पता हो कि गंगा नदी जब प्रवाहित होती है तो बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरह से डेल्टा, ये समुद्र है और ये डेल्टा का निर्माण करती है इस तरह से। जब ये कहा मैदानी भाग में जब इंटर करती है तो, लेकिन ये एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है? देखिए एस्चुरी का निर्माण कैसे होता है, ये आपको पता हो कि नर्मदा नदी किधर की ओर प्रवाहित होता है? अरब सागर की ओर। और जो भारत का ढलान है जो इधर से इधर की ओर है ना, इधर से इधर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन जो नदी है देख रहे हैं सब इधर की, ये सब नदी इधर बहने वाला है, इधर बहने वाला, इधर गिरने वाला। और जो ये दोनों देख रहे हैं इधर की ओर प्रवाहित होते हैं अरब सागर में। तो ये नदी जैसे देखिए इधर से अरब सागर है, और इधर जब इसका पानी आता है, और पानी में जो इसका नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का गाद होता है, ये समुद्र अपने इस लहर के कारण बहा लेता है। तो इसे जैसे डेल्टा का निर्माण होता ही नहीं है। डेल्टा के बदले क्या निर्माण होता है? एस्चुरी। एस्चुरी कहने का मतलब नर्मदा और ताप्ती की नदी का जो गाद है यानी गर्दा उदा कर सकते हैं, गाद है जो कि समुद्र के लहर बहा लेता है। तो ये डेल्टा का निर्माण ही नहीं होता। तो ध्यान रखिए एस्चुरी का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे महानदी, समझ लिए। गोदावरी को देखेंगे तो गोदावरी देखिए सब पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये सब कौन है? तो इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है। और किस जगह से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ध्यान रखिए क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहला जीएस। दूसरा जीएस, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को तीसरा जीएस, गोदावरी नदी को लोग यहाँ का वृद्ध गंगा भी कहते हैं, है ना। और चौथा जीएस, गोदावरी नदी को धार्मिक दृष्टि से, यानी गोदावरी नदी को धार्मिक दृष्टि से पश्चिम का, यानी पश्चिम भारत का इसे गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी को के जीएस इंपॉर्टेंट हो गया। पहला गोदावरी जीएस निकलती है कहाँ से? तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती। पहला बंगाल, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है। कौन? गोदावरी। तीसरा जीएस, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। चौथा जीएस, ये कहाँ से? इसे बंगाल के, सॉरी आपका है धार्मिक दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से इसे दक्षिण भारत का क्या हम लोग कहते हैं? तो गंगा कहते हैं। ध्यान रखिए। अब हम लोग देखेंगे कृष्णा। कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलते हैं। इस जगह का नाम है, लिख देते हैं आपको, महाबालेश्वर। इस जगह का नाम क्या है? महाबालेश्वर। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। और आंध्र प्रदेश में, ये देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश में क्या है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा क्या करती है? तो महाबालेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। ये ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप देख रहे हैं कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी है दक्षिण भारत का सबसे दूसरी लंबी नदी है। यानी कृष्णा नदी क्या है? दक्षिण भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी कौन है? तो कृष्णा। ध्यान रखिए। एक कंप्लीट कृष्णा हो गया। बाकी आपका कावेरी बच गया।
हम लोग क्या पढ़ेंगे, कावेरी। तो क से कावेरी और क से कर्नाटक, ये कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी। ये कर्नाटक है कहाँ से गिरती है, ब्रह्मगिरी से। और कर्नाटक का ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ध्यान में रखिए कहाँ गिरती है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और इसके लिए कावेरी इंपॉर्टेंट इसलिए आपको, देखिए कावेरी इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो कावेरी एक जल विवाद है। कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी है, देखिए इधर से जब मौसम जाती है, ये मौसम जाने के वक्त और उधर से मौसम लौटती है, तो मौसम जाने और मौसम इधर से जाने और आने के वक्त जो वर्षा होता है, इन दोनों से जल अपने नदी में इसका जल को ग्रहण करती है। इसीलिए ये जो धार्मिक यानी उपयोग के दृष्टि से, यानी उपयोग यानी जहाँ इस नदी को ज्यादातर इस जल को उपयोग कर लेते हैं लोग, और इसी जल के कारण इसका जो कावेरी जल विवाद का नाम सुने होंगे। कावेरी जल विवाद चल रहा है किसके किसके बीच, तो निकली कहाँ से, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, कर्नाटक होते हुए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जाती है। तो तीन राज्य इससे कावेरी जल विवाद को, यानी कावेरी नदी के जल को तीन लोग यानी तीन राज्य हैं जिसका जल का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसको जो कावेरी जल विवाद है, चूंकि हम जल का अभाव रहता है और लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं तीनों स्टेट यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सोचते हैं कि हम कावेरी नदी के जल को हम यूज करें, वो कहते हैं हम यूज करें, ये कहते हैं, यानी तीनों अलग अलग अपने झगड़ा किए हुए हैं। तो इसीलिए इसका नाम, इस पर क्या चल रहा है, कावेरी जल विवाद। अभी सरकार सुलझाया नहीं, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि कावेरी जल विवाद को हम लोग सुझा दें। तो ये आपका कावेरी का भी कंप्लीट हो गया। आपका ये है बेगई। तो बेगई देखिए, बेगई तमिलनाडु के नदी है, तमिलनाडु से निकलती है। और देखिए बेगई तमिलनाडु से निकलती है और कहां से निकलती है, वरुसुनाडु। ये तमिलनाडु के वरुसुनाडु से निकलती है। कहां से निकलती है, तमिलनाडु के वरुसुनाडु से निकलती है। और ये कहां गिरती है, ये देखिए कहां गिर रही है, इधर आपका पता होगा कि नीचे में कौन है, कैमरा के फ्रेम में आ रहा है आपका, अगर नीचे देखिएगा श्रीलंका अगर आ रहा होगा तो बोलिएगा, नहीं आ रहा। देखिए इधर आपका कौन है, तो इधर आपका है श्रीलंका। ये कौन है, श्रीलंका, लंका लिख देते हैं, श्रीलंका। ये कौन है, श्रीलंका। और इधर पता हो कि ये सब कौन है, बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार के खाड़ी। इधर कौन है, मन्नार की खाड़ी। तो ये जो बेगई नदी देख रहे हैं, ये कहाँ की गिरती है, तो देखिए बेगई नदी कहाँ से निकलती है, आपका तमिलनाडु के वरुसुनाडु से निकलती है। और कहाँ गिरती है, तो पाक जल डमरू के बीच में गिरती है। पाक जल डमरू क्या है, देखिएगा इधर देखिए डमरू कहाँ, देखिए इस तरह से आप डमरू कैसा बनता है, इस तरह से बनता है आपका डमरू, इस तरह से रहता है जी, बोलिएगा, इस तरह से आपका डमरू रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल डमरू। तो देखिए ऐसा इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इधर से कौन नदी है, तो इधर बंगाल के खाड़ी है और उधर से खम्हात की खाड़ी। तो ये नदी कहाँ गिरती है, इसी पाक जल डमरू में गिरती है। ये पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। ये पाक जल डमरू क्या है, देखिए इधर के पानी और इधर के पानी को जोड़ने के लिए, दोनों जगह के पानी को जोड़ने के लिए एक पुल है, इसको कह सकते हैं, पुल का निर्माण, पुल है, गिरती है। तो आपका गिरती है कहाँ, तो आपका देख लीजिए पाक जल डमरू में गिरती है। पाक जल डमरू किन दोनों देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका। ऐसा नहीं कि आप पाक समझ के, पाक मतलब पाकिस्तान समझ लिएगा और पाकिस्तान और भारत मान लिया। जनरली जो बच्चा होता है, जो पाक जल डमरू आपका प्रश्न आता है, तो कि प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित किन दो देशों के बीच पाक जल डमरू स्थित है, तो लोग भारत और पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन रियल रूप में है नहीं। रियल रूप में किसके बीच है, तो श्रीलंका और भारत के बीच। ये कंप्लीट हो गया। तो पूरा नदी देखना है बेगई। बेगई कहाँ की गिरती है, आपका यही। और बेगई एक तमिलनाडु का शहर है, कौन, इसी के मदुरई, मदुरई। और एक और शहर है कौन, तो डिंडुगल, एक और शहर है इसके नदी किनारे, डिंडुगल। तो ये आपका पूरा हो गया दक्षिण भारत का नदी कंप्लीट। बाकी आप देख लीजिए कृष्णा, गोदावरी का एक सहायक नदी का हम लोग देखेंगे। तो गोदावरी के सहायक नदी देखिए, इधर से आता है बेन गंगा, इसको क्या नाम है, वेन, इसका नाम क्या है, बेन गंगा। इधर से एक और आती है, इसका नाम है क्या, पेन गंगा, पेन गंगा। इधर से नाम क्या है, पेन गंगा। और इधर से एक और आती है इंद्रवती। तो चलिए अब हम लोग बेगई नदी को समझ लिए, उसके बाद इस पूरा सेक्शन हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। बाकी 8-9 नदी और बच गया, उसको भी हम लोग तुरंत इसको लिखने के बाद हम लोग इसको समझ लेंगे।
सबसे पहले लिखिए लूनी नदी, हेडिंग में लिखिए लूनी नदी। लूनी नदी, हाँ लूनी नदी को फटाफट लिखिए। लूनी नदी लिखिए, यह अरावली पर्वत, यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। पहले फिर लिखिए इसी में डैश देके, लूनी नदी के जल प्रारंभ में मीठा और अंतिम चरण में रेगिस्तान के संपर्क में आने से खरा हो जाता है। ये हो गया। इसके बाद डैश देके लिखिए और स्टार मार के, लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए हेडिंग में साबरमती नदी लिखिए, यह अरावली पर्वत से निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है। पहले कंप्लीट हो गया। उसके बाद डैश देके लिखिए, इसी में लिखिए साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है। ये भी आपका कंप्लीट। उसके बाद लिखिए माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और खंभात के खाड़ी में गिरती है। और डैश देके लिखिए इसी में आपका माही नदी प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पुनः दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पुनः दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जिससे यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे लिखिए इसी में डैश देकर और स्टार मार के, माही नदी के किनारे वानेश्वर का मेला लगता है जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये आपका कंप्लीट 3 हो गया। उसके बाद लिखिए नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। उसकी मदद से लिखिए स्टार मार के, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद लिखिए नर्मदा नदी में ही लिखिए डैश देके, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के भ्रंश घाटी से गुजरती है। ये आपका कंप्लीट हो गया। कौन? तो नर्मदा। उसके बाद लिखिए ताप्ती लिखिए, ताप्ती लिखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसी में लिखिएगा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए महानदी लिखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ से निकलती है और कहाँ? तो उड़ीसा में
बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए गोदावरी। गोदावरी लिखिए गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और स्टार मार्क का दूसरा हेड डैश देके लिखिए दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है जिसे वृद्ध गंगा कहते हैं। जिसे वृद्ध गंगा कहते हैं। और स्टार मार्क का डैश देके लिखिएगा धार्मिक दृष्टि से गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया गोदावरी। और इसमें लिखिए गोदावरी के सहायक नदी वेनगंगा पेनगंगा इंद्रवती और नीचे से कौन है बजीरा है। उसका बाद लिखिए कृष्णा। हेडिंग में कृष्णा लिखिए यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। उसी में लिखिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। इसकी सहायक नदी में देखिएगा तो इसकी सहायक नदी है 2 अप्रैल से एक भीमा और नीचे से है तुंगभद्रा। तो लिखिए कृष्णा नदी के सहायक नदी भीमा नदी और तुंगभद्रा है। लिखिए कर्नाटक कावेरी कहाँ से निकलती है तो कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। लिखिए कावेरी नदी मौसम जाने के वक्त और मौसम लौटने के वक्त होने वाली वर्षा को ग्रहण करती है। उसमें लिखिए कावेरी जल विवाद कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच है। लिखिए जल के उपयोगिता यानी यूज के दृष्टि से यानी लोग ज्यादा यूज करते हैं तो जल की उपयोगिता की दृष्टि से दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए वेगाई। तो वेगाई कहाँ से निकलती है तो तमिलनाडु के बरुसुनाडु पहाड़ी से निकलती है। तो लिखिए तमिलनाडु के बरुसुनाडु से निकलती है और पाक जल डमरू में गिरती है। लिखिए वेगाई नदी के किनारे तमिलनाडु के प्रमुख शहर मदुरई और डिंडुगल मदुरई और डिंडुगुल स्थित है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग 8-9 नदी और है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम इसको फिगर तुरंत फटाफट बनाइए। उसके बाद हम लोग अगले के नदी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दक्षिण भारत के कुछ नदी हम लोग को बच चुका था उसको देखेंगे। तो निचले आपको बता दिए थे नीचे कौन है वेगाई नदी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे तो ये आपका देखिए एक निकलती है कौन तमिलनाडु का नदी है कौन अगस्त मलाई जो कहाँ से निकलती है तो निकलती है
ये तमिलनाडु का नदी कौन है? ताम्रपर्णी, जो कहाँ से निकलती है? अगस्त मलाई की पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ की? तो मन्नार के खाड़ी में गिरती है। पहला ये हो गया कंप्लीट, तो इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग लिखाते जाएंगे और समझाते आपको जाएंगे। तो लिखिए अगस्त मलाई, सॉरी आपका लिखिए ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी। तो लिखिए अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है, या अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है और मन्नार के खाड़ी में गिरती है, और मन्नार के खाड़ी में गिरती है, मन्नार के खाड़ी में गिरती है। तो ये ताम्रपर्णी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए पेरियार, पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार लिखिए। यह कर्नाटक, यह कर्नाटक के, यह कर्नाटक के, यह कर्नाटक के, यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। लिखिए पेरियार नदी के मुहाना पर, पेरियार नदी के मुहाना पर वेम्बनाड झील स्थित है, वेम्बनाड झील का निर्माण होता है, वेम्बनाड झील का निर्माण होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए ये आपका कौन हो गया? अगस्त मलाई ताम्रपर्णी। उसके बाद लिखिए शरावती नदी, शरावती, शराब से भरा हुआ है ना, इस तरह से इसका आपको नाम को देखने के लिए मिलेगा। तो लिखिए यह अम्बु तीर्थ से निकलती है, यह अम्बु तीर्थ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। देखिए इसी के एक शहर, इसका एक शहर स्थित है, शरावती नदी के किनारे है, कर्नाटक का शहर है। कर्नाटक कौन शहर है? देखिए कर्नाटक का नदी है और एक केरल की नदी है, ध्यान में रखिए, केरल की नदी और कर्नाटक की नदी। शरावती कौन? कर्नाटक है, और पेरियार है, और ये आपका कहाँ के? ये आपका तमिलनाडु का नदी है, ये ध्यान में रखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो शरावती नदी के किनारे केरल के, सॉरी कर्नाटक के शिमोगा स्थित है, शिमोगा शहर है, शिमोगा स्थित है, शिमोगा स्थित है। देखिए शरावती नदी के बारे में कहा जाता है कि ये जो संबंधित शरावती नदी रामायण से संबंधित है। रामायण से देखिए जब राम जी का वनवास हुआ तो राम जी कहाँ रहते थे? अयोध्या में, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यहीं आके लोग बसते यानी रहे थे 14 वर्ष में, कुछ समय यहाँ भी बिताए थे। तो एक समय क्या होता है कि सीता जी को यानी कि दूर दूर तक यहाँ जल नहीं दिखाई दे रहा था, यानी जल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था और सीता जी को काफी प्यास लगा। तो इसी में राम ने अपने है ना तीर का अपने धनुष निकालकर छोड़ दिया, तीर निकाल कर छोड़ दिए और उसी तीर से क्या किए? जल का निर्माण किए और उस जल का निर्माण हुआ, उस जल से जो नदी का निर्माण हुआ उस नदी का नाम क्या है? शरावती नदी। तो कई बार क्या होता है प्रश्न आपको प्राचीन हिस्ट्री से भी जोड़ देता है कि शरावती नदी निम्नलिखित से संबंधित है, रामायण महाभारत, या आपको कुछ कुछ दे देगा तो हम ध्यान रखिए कि रामायण से संबंधित है। आपका शरावती हो गया, उसका लिखिए शरावती नदी, ये आपका लिख लिए होंगे। उसके बाद लिखिए, देखिए गोवा में 2 नदी है, एक है मांडवी और एक है जुआड़ी। तो मांडवी नदी को लिखिए, मांडवी नदी लिखिए, मांडवी नदी, मांडवी नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है, कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसे डस्ट तक इसी में लिखिएगा, इसे गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है, गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद लिखिए जुआरी, जुआरी लिखिए, जुआरी सब लिखिए, जुआरी, जुआरी लिखिए। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलता है, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। उसी में लिखिए यह यानी गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी है, गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी है। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3-4 आपका एक नदी इधर भी है। तो पहला कौन हो गया? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा को लिखिए, यह लिखिए, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। लिखिए झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी के किनारे,
स्वर्ण रेखा नदी के किनारे झारखंड का प्रमुख शहर रांची और जमशेदपुर स्थित है। रांची और जमशेदपुर स्थित है। उसके बाद लिखिए स्वर्ण रेखा झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उसके बाद लिखिए वैतरणी। तो लिखिए वैतरणी, क्या लिखना है? वैतरणी। क्या लिखना है? वैतरणी। तो जनरली सब देख रहे हैं उड़ीसा की नदी है, तो लिखिए यह वैतरणी यह उड़ीसा की नदी है। वैतरणी यह उड़ीसा की नदी है और इसे पुराणों में नरक की नदी कहा जाता है। इसे देखिए लोग आज भी, अगर आपको गांव देहात में आप सुना होंगे वैतरणी पार कर लिया, अगर इस नदी को जो भी व्यक्ति पार कर लेता था वो उसके अंदर पाप नहीं होता था। लेकिन जो व्यक्ति इसके नदी को पार नहीं, वैतरणी नदी को पार नहीं किया, वो समझिए कि उसके पापी आदमी यानी पाप किया हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या कहते थे, आज भी लोग बोलते थे कि लोग व्यक्ति वैतरणी को पार कर लिया। नहीं, वैतरणी का कहने का क्या सेंस हुआ कि ये नरक नदी है, यानी जो इसको अगर लोग व्यक्ति को पार हो गया तो पाप से दूर है, लेकिन अगर इसे पाप नहीं कर पाए, लेकिन जनरली लोग मर जाता था, तो इसलिए इस नदी को क्या रखा गया? वैतरणी, यानी नरक की नदी कहा था। उसके बाद लिखिए ब्राह्मणी नदी, ये भी उड़ीसा की नदी है। तो लिखिए ब्राह्मणी नदी कैसा बनता है? तो उधर से एक शंख नदी आता है और एक दक्षिणी कोयल को मिलने के संयुक्त धारा को ही ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। तो लिखिए यह उड़ीसा की नदी है, जो शंख एवं दक्षिणी कोयल के संयुक्त धारा से मिलकर बनी है। तो आपका पूरा नदी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग पूरा नदी, जितना भी भारत में नदी है, इम्पोर्टेंट नदी, ऐसे छोटा नदी तो आपको बहुत सारा मिलेगा। बाकी जो बिहार में स्पेशल छोटा नदी है, जैसे देख लीजिए अलग अलग नदी आपको मिलेगा, है ना, तो वो सब हम लोग बिहार स्पेशल में देखेंगे। बाकी है ना, तो आपका नदी का आपका सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो फिर हम लोग जब ज्योग्राफी का पढ़ेंगे हम लोग, तो लेकर आपको रूटीन भी आपको बता ही दिया है कब होगा हम लोग, है ना, यानी कि फ्राइडे सैटरडे और संडे को 5 बजे शाम में होगा डेली। यानी ये ध्यान रूटीन को आप फॉलो कीजिएगा तो हम जुड़े रहेंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी में आज का क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आज ही शाम में 5 बजे पॉलिटी के साथ। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी, यानी मंडे है तो मंडे से हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ेंगे शाम 5 बजे। तो मिलेंगे हम लोग फिर 5 बजे शाम में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।